गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है सर? तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं ना सर, वो एकदम लाजवाब टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है सर कि हमने आपको सोशल साइंस में टॉप 120 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहे हैं, जहां पे लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों मिला हुआ है सर। और हमने आपसे वादा किया है कि अब की बार पिछले साल का भी रिकॉर्ड टूटेगा और इतना से बाहर नहीं आएगा सर, क्योंकि हम वही पढ़ाते हैं जो एग्जाम पूछता है। क्योंकि फालतू चीज़ आपको हम पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि आपके पास फालतू चीज़ पढ़ने का टाइम है नहीं, क्योंकि आपको 2 महीना फोकस करना है एग्जाम पे। और अभी वही सवाल पढ़ो जो एग्जाम में पूछता है, ठीक है? मैं हमेशा से आपको कहता हूं सर, ठीक है? तो आइएगा सर, आज इसका हमारा कैमा क्लास है, 5वां क्लास है। और अब की बार आपको अपना भाई से वादा करना होगा कि गुरुजी आप पढ़ाइए, और जितना आप पढ़ाते हैं अगर उतना से सवाल आ गया तो एक भी नहीं छोड़ेंगे। और मैं कहता हूं सर कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना से बाहर ना तो 1% उन्हें जाएगा और ना तो 1% इन्हें जाएगा, 110% यहीं से घुसेगा सर। हाँ ठीक है, आइएगा सर। आज हमारा इसका कैमा क्लास है, तो आज हमारा इसका 5वां क्लास है। और 5वां क्लास में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 से, ठीक है? और जो पिछले 4 क्लास नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाइए और सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं 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 धुआं, तभी तो रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह फटेगा सर। आ जाओ, देखो सबसे पहले बात है ना सर कि समोच्च कृषि किसे कहते हैं, या फिर आप समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समोच्च कृषि किसे कहते हैं, या फिर आप समोच्च कृषि से क्या समझते हैं? कहता है ना सर कि पर्वतीय क्षेत्रों में, देखो पर्वतीय क्षेत्र जो होता है ना, देखो ऐसे होता है सर, वहां पे क्या होता है ना कि ढाल होता है, पर्वत तो ऐसे नहीं रहेगा, पर्वतीय ऐसे होता है, पर्वतीय क्षेत्र ऐसे होता है सर। अब सोचो, जब ये पर्वतीय क्षेत्र ऐसे एकदम ऐसे ढाल बना हुआ रहता है, तो अगर हमको इस पर खेती करना होगा सर, तो अगर इसको हम जोतेंगे इस प्रकार से, अगर ये पर्वतीय क्षेत्र मान लो ऐसे है, ठीक है? ये ऐसे है पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है? अगर इसको हम लोग जोतेंगे, ये पर्वतीय क्षेत्र ऐसे है, इसको हम लोग जोतेंगे, तो अब ये सोचो कि ऐसे ढाल बना हुआ है, हम लोग इसको ऐसे जोतेंगे, ठीक है? जब ऐसे जोतेंगे सर, तो पानी तो गिर जाएगा नीचे ना, ऐसे है, इस पर हम पानी देंगे कृषि करने के लिए, तो नीचे गिर जाएगा। तो पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों ने अपने अंदर एक दिमाग लगाया और खेत को ऐसे जोतना चालू कर दिया, गोल गोल खेत को जोतना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि देखो, इसको जब गोल गोल खेत को जोतेंगे ना, कोई बीज इसमें बोएंगे तो गोल गोल जोतेंगे, और जब गोल गोल जोतेंगे तो ऐसे पानी देंगे तो ये घूमेगा पानी, तो पानी नीचे नहीं गिरेगा सर। तो हाँ, वहाँ के लोगों के दिमाग में एक बात आया कि जब हम लोग सीधा खेती करेंगे, जब ऐसे हम लोग का खेत एकदम सीधा रहता है, तो हम लोग जैसे तैसे जोत के खेत कर लेते हैं, ठीक है? जो हम लोग का खेती है। लेकिन जो पर्वत में खेत होता है सर, पहाड़ पर्वत के बगल में होता है, वो खेत ऐसे होता है, हम लोग उसमें ऐसे जोत के खेती करेंगे तो नहीं होगा सर, उसमें ऐसे गोल गोल जोत के खेती किया जाता है, ठीक है? आ जाना, तो यही बोला जाता है कि पर्वतीय ढालों में कृषि करते समय वृत्ताकार रूप में, गोल गोल बोले तो वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई, वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई की जाती है। ये काट दो, ये खेती को भी काट दो। खेती की जुताई कर, इसको काट दो, इसको बोलो ना सर यहाँ, खेती की जुताई कर कृषि की जाती है, या फिर इसको भी काट देना, ठीक है? आप इसको भी काट दो, जुताई की जाती है कर कृषि की जाती है, ठीक है? यानी मैंने क्या लिखा है सर कि पर्वतीय ढालों में कृषि करते समय वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई कर कृषि की जाती है। खेती की जुताई कर कृषि की जाती है, मतलब खेती की जाती है। तो इस प्रकार के खेतों की जो आकृति, इस प्रकार जो खेत का जो आकृति होता है ना, वो समोच्च रेखाएं की तरह दिखाई देती है। वो जो रेखाएं उस प्रकार से जो खेती होता है ना, वो समोच्च रेखाएं की तरह दिखाई देती है। इसीलिए इस प्रकार की कृषि को हम लोग समोच्च कृषि कहते हैं। मैंने क्या बोला है सर कि समोच्च कृषि क्या है? तो समोच्च कृषि जो है वो पर्वतीय ढालों में कृषि करते समय वृत्ताकार रूप में खेती की जाती है। अरे खेती की जाती है या खेत की जुताई की जाती है, इसको भी काट दो, तुमको मन नहीं तो इस पूरा को काट दो, कहानी खत्म है। मैंने क्या लिखा? पर्वतीय ढालों में कृषि करते समय वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई की जाती है, खेती की जुताई की जाती है, ठीक है? इसको काट दो पूरा, आना। फिर कहता है तो इस प्रकार की खेतों की
आकृति, जब खेत की जुताई गोल गोल किया जाता है ना वृत्ताकार रूप में, ऐसे खेत की जुताई किया जाता है, तो इस प्रकार की खेतों की जो आकृति होती है ना वो समोच्च रेखाओं की तरह दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? समोच्च रेखाओं की तरह दिखाई देती है। इसलिए इस प्रकार की कृषि को हम लोग क्या कहते हैं? समोच्च कृषि कहते हैं। मैंने क्या बोला सर कि पर्वतीय ढालों में कृषि करते समय वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई की जाती है। वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई की जाती है। यहां तक कोई दिक्कत है? अरे यहां तक कोई समस्या है? अरे समस्या तो मेरे को बोलो ना भाई, तेरे हर समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। मैंने क्या बोला है कि पर्वतीय ढालों में कृषि करते समय वृत्ताकार रूप में खेती की जुताई की जाती है। यहां तक दिक्कत नहीं है? तो कहता है फिर तो इस प्रकार की खेतों की आकृति जो होती है वो समोच्च रेखाओं की तरह दिखाई देती है। इसलिए इस प्रकार की कृषि को हम लोग कहते हैं समोच्च कृषि कहते हैं सर। यहां तक में किसी को भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम, तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी? अरे एस या नो तो बोलिए न जी, तो अगले सवाल की तरफ तो बढ़िए न जी। आइएगा सर, अगला सवाल कहता है ना, थोड़ी सी गौर करना। कहता है रबी फसल किसे कहते हैं? इसका उदाहरण भी लिखिए। देखो सर, रबी फसल, खरीफ फसल या जायद फसल, ये तीन गो में से एगो पक्का मामला फंसेगा सर। अगर रबी आया फर्स्ट में तो खरीफ फसल आएगा सेकंड सेटिंग में, एकदम ये दो में से एगो मामला फंसेगा सर। ठीक है, मैं वादा करता हूं सर कि आपको अगर आपके एग्जाम में अगर सवाल अगर चमक गया तो एकदम सटीक परिभाषा लिखना जो मैं लिखता हूं। ठीक है, फिर एक नंबर आपको नहीं कटेगा सर, कहीं नहीं कटेगा। अरे लिखो वैसा कि मास्टर कॉपी चेक करे ना तो सीधे मास्टर के भेजा में जाए, ताकि वो पूरा का पूरा नंबर दे। ठीक है, आ जाना सर। अगला कहता है क्या कि रबी फसल किसे कहते हैं? इसका उदाहरण भी दीजिए। कहता है क्या? हाँ देखो, अब यहां पर आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा, इसके साइंस क्लासेस यूट्यूब, बहुत सारा मैंने यूट्यूब पे सर, मैं खुद बता रहा हूं, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था साइंस। ठीक है, साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्च किया था, तो सबसे आगे वो मेरा वीडियो से भी एक और वीडियो आ गया था जिसमें सेम टू सेम हम जो पेपर हम है ना, क्योंकि देखो मेरा पीडीएफ जाता है। ठीक है, वो पीडीएफ सेम टू सेम वो पढ़ा दे रहा था, कोई टीचर होंगे वो पढ़ा रहे थे। ठीक है, सेम टू सेम पीडीएफ पढ़ा रहे थे। फिर हमने सोचा कि नहीं सर ये तो बड़ा मामला गंभीर वाली बात है, फिर इसलिए मैंने सर अपना पीडीएफ में एक अलग पहचान दे दिया। ठीक है, तो देखो सर, हमेशा से मेरे को हमें पता है कि हमसे लगभग कैसे हो तो सर 100 टीचर हमसे जुड़े हुए हैं। हाँ, 100 टीचर हमसे करीबी जुड़े हुए हैं, जो मेरे को हमारा पढ़ाया हुआ अपने बच्चे को पढ़ाते हैं सर। तो देखो ये बात अलग है मैटर सर, लेकिन हम पीडीएफ डालते हैं, वही पीडीएफ को कोई दूसरा कोई डाल दे रहा है सर, तो उसमें भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा नाम तो रहेगा तब ना। आ जाना। कहता है रबी फसल किसे कहते हैं? इसका उदाहरण भी दीजिए, लिखिए। कहता है रबी फसल को अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है। रबी फसल को अक्टूबर और दिसंबर के बीच में बोया जाता है, जो अभी सीजन चल रहा है, तथा अप्रैल से जून के बीच में काटा जाता है, उसे रबी फसल कहते हैं। मैंने क्या बोला सर कि रबी फसल को अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है और अप्रैल से जून के बीच में काटा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। सबके भेजा में गया कि नहीं गया? अगर गया तो एक बार शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में बता देना, और सभी कोई अपने अपने दोस्तों को बताएगा, अपने गांव टोले मोहल्ले में सभी के पास फैला दो सर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी लगता है कि मैं पास नहीं कर पाऊंगा, तो उनके पास इस वीडियो को शेयर कर देना सर, ताकि उनकी भी सपना में, उनकी जिंदगी में चार चांद आ जाए आपकी वजह से। आ जाना। तो मैंने क्या बोला सर कि रबी फसल किसे कहते हैं? कहता है रबी फसल को अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है तथा अप्रैल से जून के बीच में काटा जाता है, उसे रबी फसल कहते हैं। अब बोला इसका उदाहरण बता दो, तो रबी फसल में गेहूं है, देखो अभी गेहूं बोया गया, जौ बोया गया, चना बोया गया, मटर लगाया गया सर, तो ये सब रबी फसल है। ठीक है, तो रबी फसल किसे कहते हैं सर? तो रबी फसल को अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है और अप्रैल से जून के बीच में काटा जाता है। तो मेरे साथ बोलना एक बार, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, सब कोई बोलना मेरे साथ। कितना लोग बाथरूम में होगा तो बाथरूम में से बोलो ना, की दिक्कत है? अरे कहेगा तक कि बाथरूम में पड़ता है। हाँ बोलो। रबी फसल को कब से कब बोया जाता है? तो अक्टूबर से दिसंबर बोया जाता है और अप्रैल से जून के बीच में काटा जाता है, उसे क्या कहते हैं? रबी फसल कहते हैं। रबी फसल का उदाहरण है गेहूं, जौ, चना, मटर। ठीक है, आइएगा सर। अब अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। अगला है खरीफ फसल। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं सर कि जो लोग यूट्यूब से नहीं लिख पाते हैं,
ये सब सारे क्वेश्चंस को यूट्यूब से नहीं लिख पाते सर, उनके लिए, उन कोढ़िया के लिए हमने कुछ बनाया है सर, जिससे मेरा फायदा हो जाए। क्योंकि सर देखो, मैं अपने ज़िंदगी में सर मैं आपको बताता हूँ ना, बहुत सारे बच्चे को लगता है सर कि मेहनत क्या करते हैं। अगर मैं चाहूँ सर तो इसमें 100 रुपया खर्चा करके इसको मैं टाइपिंग करवा दूंगा, 50-100 रुपया खर्चा होगा, टाइपिंग हो जाएगा, तुरंत टाइपिंग हो जाएगा। लेकिन वो क्या, उसके साथ हम बैठे रहेंगे तभी तो वो मेरे अनुसार से परिभाषा लिखेगा, वरना वो बुक वाला परिभाषा छाप देगा टाइपिंग वाला। लेकिन सर इसीलिए देख लो मैं कितना लिख ले हूँ सर, ये सब देख लो, ये सब देखो सर, ये सब देखो, ये सब प्राइवेट ग्रुप में देखो लोग जुड़ा हुआ है, सबका नंबर है, सबका लिस्ट देखो, इधर सब प्राइवेट ग्रुप का जुड़ा हुआ, ठीक है, सबका लिस्ट बना हुआ रहता है सर, क्योंकि हिसाब देना रहता है, हिसाब करना रहता है। तो सर सारे मेहनत मैं खुद से करता हूँ, खुद से लिखता हूँ, क्योंकि सर बच्चे को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर किताब वाला परिभाषा देंगे तो आपकी भेजा में जल्दी नहीं जाएगा, अगर दिल वाला परिभाषा देंगे तो आपके दिल में बड़ा जल्दी चल जाएगा सर, ठीक है। इसीलिए तो जो लोग इस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं सर, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उनको मैथ, साइंस, सोशल साइंस, SST, सोशल साइंस मतलब SST हुआ, और हिंदी का ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का A to Z PDF जाएगा, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही आपको कुछ और भी मिलेगा। क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा सर, नीचे में देख रहा है कुछ लिखल है, वो मिलेगा, उसका नाम नहीं लेंगे, वरना कल जेल हुई, आज तो जेल नहीं होगा बोल देंगे, तो कल जेल होगा, परसों से फिर बेलो नहीं होगा, ठीक है सर। और उस पर ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पे एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 72 वाले नंबर, उस नंबर पे आपको 99 रुपये पेमेंट कर देना है, पे फोन चाहे पेटीएम से, ठीक है। पेमेंट कर उसी व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। आपको मिनट भर में इधर से ओके का मैसेज चला जाएगा, प्राइवेट ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइएगा। और आपके पास, सबके पास जितना पिछला PDF भेजा गया होगा ना, वो सारे PDF आपके पास भी भेज दिया जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ा भयानक वाली बात तो ये है ना कि ये ग्रुप में ना तो आप किसी का नंबर देख पाइएगा, ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा, क्योंकि ये ग्रुप में अगर आपके पास मैसेज जाएगा तो वो मेरा नंबर बन के जाएगा, क्योंकि ये ब्रास्केट के द्वारा मैसेज आता है, ठीक है। वो ग्रुप का नाम पता नहीं चलेगा, बस मेरे नंबर से आपको मैसेज जाएगा, और ग्रुप में नीचे इंडिकेट क्या रहेगा, ब्रास्केट का सिंबल दिया रहता है, ठीक है। तो सर उसमें सबसे बड़ा फायदा ये है, इसलिए उसमें लड़कियां लड़का सब ज्वाइन हो सकता है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आ जाना। और ये नंबर पे आप लोग कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आप इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा, बट नंबर पे कॉल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कॉल करना अलाउ नहीं है नंबर पे सर, ठीक है। आइएगा सर, अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। कहता है खरीफ फसल किसे कहते हैं, इसका उदाहरण भी लिखिए। खरीफ फसल किसे कहते हैं सर? कहता है खरीफ फसल जून से जुलाई में बोया जाता है तथा अक्टूबर से नवंबर के बीच में काटा जाता है, उसे क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। मैंने क्या बोला है सर कि खरीफ फसल जून से जुलाई के बीच में बोया जाता है तथा अक्टूबर से नवंबर के बीच में काटा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। मैंने क्या बोला है सर कि खरीफ फसल को जून से जुलाई के बीच में बोया जाता है, ठीक है। जून से जुलाई में बोया जाता है, जून से जुलाई के बीच में बोया जाता है, या जून से जुलाई में बोया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तथा अक्टूबर से नवंबर के बीच में, या अक्टूबर से नवंबर में काटा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अक्टूबर से नवंबर के बीच में काटा जाता है या फिर अक्टूबर से नवंबर में काटा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आ जाना। तो मैंने क्या बोला है सर कि खरीफ फसल को जून से जुलाई में बोया जाता है तथा अक्टूबर से नवंबर के बीच में काटा जाता है, उसे क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। उदाहरण में मक्का है, ज्वारा है, मूंग है, सोयाबीन है, ये सब क्या है सर? हमारा खरीफ फसल है, ठीक है। तो आपको खरीफ फसल को समझने में कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, कठिनाइयां है तो बता दो मेरे यारों, आपकी समस्या पे मैं करूंगा खुल के बार। मैंने क्या बोला है सर कि खरीफ फसल को जून से जुलाई में बोया जाता है तथा अक्टूबर से नवंबर में काटा जाता है, काटा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ फसल का उदाहरण हो गया मक्का, ज्वारा, मूंग, सोयाबीन। तो मैंने क्या बोला है सर कि जून से जुलाई में, कहाँ? जून से जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर से नवंबर में काटा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? खरीफ फसल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिखाई दे दिया। आइएगा सर अगला सवाल। अगला सवाल कहता है ना सर कि जायद फसल किसे कहते हैं? जायद फसल किसे कहते हैं सर? देखो सबसे पहली बात है ना कि ये फसल में आपको जो तारबूज उरबूज खाते हैं ना, वही फसल का काम है, ठीक है, आ जाना। तो क्या बोलता है कि जायद फसल किसे कहते हैं, इसका उदाहरण भी लिखिए। जायद फसल किसे कहते हैं, इसका उदाहरण भी लिखिए। जायद फसल में आता क्या क्या है हमको ये बताना है। एक्चुअली में जायद फसल होता क्या है हमको ये भी बताना है। कहता है क्या कि जायद फसल को मार्च अप्रैल में बोया जाता है। जायद फसल जो होता है उसको मार्च से अप्रैल में बोया जाता है, ठीक है।
जायद फसल को मार्च अप्रैल में बोया जाता है तथा मई जून तक काटा जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जायद फसल कहते हैं सर। ठीक है, मैंने क्या बोला है सर कि जायद फसल को मार्च अप्रैल में बोया जाता है तथा मई जून तक काटा जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जायद फसल कहते हैं। इसका उदाहरण में हो गया सब्जी, खीरा, तारबूज, खीरा का नाम सुना है ना? सब्जी, खीरा, तारबूज, मूंग, ये सब क्या है? जायद फसल है सर। ठीक है, कहिएगा सर ये मूंग आप दो जगह लिखा दिए हैं, तो मूंग 2 सीजन में होता है सर। ठीक है, हमारे मूंग जो होता है वो 2 सीजन में होता है। ये वाला गर्मी वाला सीजन है, वो हमारा बरसात वाला सीजन था। ठीक है, आ जाना। तो मैंने क्या बोला है सर कि जायद फसल किसे कहते हैं? तो कहता है जायद फसल को कहाँ से कहाँ बोया जाता है? तो मार्च से अप्रैल में बोया जाता है। मैंने क्या बोला? जायद फसल को कब से कब बोया जाता है? तो जायद फसल को मार्च से अप्रैल में बोया जाता है। ठीक है, और तथा मई जून तक उसको क्या किया जाता है? काटा जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जायद फसल कहते हैं। सब्जी, खीरा, तारबूज, मूंग होता है जायद फसल में। ठीक है, आ जाइए अगला सवाल। अगला कहता है राष्ट्रवाद क्या है? देखो सर, राष्ट्रवाद कुछ नहीं है। कहता है सर अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव ही हमारा राष्ट्रवाद कहलाता है। सिंपल भाषा में इसका परिभाषा हो गया। ठीक है, राष्ट्रवाद क्या है? तो हमारे देश के प्रति प्रेम और भावना या फिर लगाव को ही हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। हमारे देश के प्रति प्रेम और लगाव या फिर भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। मैंने क्या बोला सर कि हमारे देश के प्रति प्रेम और लगाव को ही हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। बट इतना लिखिएगा सर तो नहीं चलेगा। अगर आपको याद नहीं है तो आप इतना लिख सकते हैं, अगर आपको ये परिभाषा याद है तो आप ये लिखिएगा। ठीक है, आ जाना। अगला कहता है क्या सर? थोड़ी सी गौर करना कि अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव की भावना हो जो किसी भी भौगोलिक संस्कृति या फिर सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता ही राष्ट्रवाद कहलाता है। मैंने क्या बोला सर? मैंने क्या बोला है सर? एक बार मेरे साथ बोलिएगा, प्यार से, मोहब्बत से, शिद्दत से बोलिएगा। मैंने बोला है सर कि राष्ट्रवाद क्या है? कहता है अपने देश के प्रति प्रेम लगाव की एक भावना हो जो किसी भौगोलिक संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता ही इस राष्ट्रवाद कहलाता है। सभी लोगों, संस्कृति में या भौगोलिक में या सामाजिक में, सभी लोगों में प्रेम, एकता ही हमारा क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है सर। देखो, हमारा देश का विकास कब होगा? जब मेरा विकास होगा, आपका विकास होगा। देश का विकास का मतलब देश की जनता का विकास, तभी देश का विकास होता है। तो इसी प्रकार से सर देश से हम प्रेम कब करेंगे? जब आपस में लोग हमसे प्रेम करेगा, आपस में हम लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे, तभी हमारा वो प्रेम कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा इसी प्रकार से ये है सर। कहता है अपने देश के प्रति प्रेम या लगाव की एक भावना हो जो किसी भी भौगोलिक, बोलो बाबा, बोलो रे बोलो, संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की एकता ही राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, जहाँ पे भी बैठे रहते हैं ना सर, वहाँ पे बोल के पढ़िए। ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ बोलो तो तुम बोलो। ठीक है, आ जाना। एकदम फीलिंग हो कि ऑफलाइन वाला मजा मिल रहा है। ठीक है, कहता है अपने देश के प्रति प्रेम और लगाव की एक भावना हो जो किसी भी भौगोलिक संस्कृति या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता ही राष्ट्रवाद कहलाता है। चलिए अगला सवाल की तरफ आइएगा सर। अगला सवाल क्या कहता है? थोड़ी सी गौर कीजिएगा। देखो, अगला सवाल कहता है ना कि जब जब तुझको देखूं तो अरे जी घबराता है, अब प्यार में तेरा मेरा तेरा सब कुछ खो जाता है। कहता है ना, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ? देखो सर, कहता है क्या कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। देखो, यूरोप के राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। मैंने क्या बोला? यूरोप के राष्ट्रवाद को फैलाने में यानी विकास करने में, यूरोप के राष्ट्रवाद को फैलाने में यानी कि विकास करने में नेपोलियन बोनापार्ट को बहुत बड़ा योगदान रहा सर, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा। अगर नेपोलियन बोनापार्ट अगर उसमें योगदान नहीं देता तो कभी भी यूरोप में राष्ट्रवाद का फैलाव नहीं होता, नहीं विकास नहीं होता।
मैंने क्या बोला है सर कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रहा। तो यही हमसे सवाल पूछा है सर कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका रहा। इसी को हमको क्या करना है, लिखना है सर। क्या कहता है, कहता यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। विकास बोले या फैलाव बोले, ठीक है। सपोज मान लो मेरे पास पहले 2 बीघा जमीन था, ठीक है। आज हो गया मेरे पास कितना, मान लो 20 बीघा जमीन हो गया, ठीक है। तो पहले 2 था, विकास हो गया, मतलब जमीन का फैलाव हुआ, एक मतलब जमीन का विकास हुआ। तो ये फैलाव का मतलब विकास समझना, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है सर कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, समस्या नहीं ना है सर। अगर आपके अंदर समस्या होगा इसका मतलब मेरे अंदर समस्या है, ठीक है। आपका रिजल्ट गड़बड़ाएगा इसका मतलब मेरा वैल्यू खत्म होगा मार्केट में। आपका रिजल्ट अच्छा आएगा इसका मतलब हम अच्छे टीचर में गिनती आएंगे सर। इसीलिए हमेशा से हम कहते हैं कि आपका ही तरक्की में मेरा तरक्की है, आ जाना। तो मैंने क्या बोला है सर कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेश को जीतकर रायन राज्य संघ का निर्माण किया था। रायन राज्य संघ का निर्माण किया था कौन? नेपोलियन बोनापार्ट ने। और यहीं से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी, और यहीं से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी थी। धीरे धीरे यूरोप के अन्य क्षेत्रों में फैलने लगा था। तो इसीलिए बोलता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान था। तो नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान इसलिए हो गया ना क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेश को जीत लिया। किसको जीत लिया? जर्मन प्रदेश को। जब वो जीत लिया तो उसके पास ना घमंड हो गया, वो अपना क्षेत्र को फैलाने लगा। देखो नेपोलियन बोनापार्ट जो है ना सर, वो जर्मन प्रदेश जीतकर राइन राज संघ का निर्माण कर लिया। राइन राज संघ का निर्माण जब उन्होंने कर लिया तो वो शक्तिशाली बन गया। तो वो यूरोप का जो है ना वो फैलाने लगा, यूरोप के क्षेत्रों को फैलाने लगा, तभी तरक्की हो गया, धीरे धीरे फैलाने लगा। तो यूरोप में फैलाव का, विकास का सबसे बड़ा योगदान रहा नेपोलियन बोनापार्ट का। तो बोलता है क्या कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। तो कहता है यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेश को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। जर्मन प्रदेश को जीतकर राइन राज संघ का निर्माण किया था। जर्मन प्रदेश को जीतकर राइन राज संघ का निर्माण किया था। और यहीं से जब वो राइन राज संघ का जब निर्माण कर लिया तो उनके अंदर एक घमंड पैदा हो गया। और उसी टाइम से मतलब यहीं से जर्मनी का राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी। उसी टाइम से जर्मनी का राष्ट्रवाद का भावना बढ़ने लगी थी और धीरे धीरे यूरोप के अन्य क्षेत्रों में फैलने लगा था। यूरोप के अन्य क्षेत्रों में फैलने लगा था। यहीं से क्या हो गया सर हमारा, इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा अगर योगदान रहा तो ये नेपोलियन बोनापार्ट का रहा, ठीक है। क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट जब तक जर्मन प्रदेश को जीतता नहीं तब तक राइन संघ का निर्माण नहीं करता। नेपोलियन बोनापार्ट जब तक जर्मन प्रदेश को जीतता नहीं तब तक राइन राज संघ का निर्माण नहीं होता, और जब तक राइन राज संघ का निर्माण नहीं होता तब तक वो फैलाव नहीं होता, ठीक है सर। आ जाना। तो मैंने क्या बोला है सर, एक बार मेरे साथ आना, शिद्दत से आना, प्यार से आना, मोहब्बत से आना सर, और फिर से एक बार हम देखते हैं और मेरे साथ बोलिएगा सब कोई। कहता है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का किस तरह सहायक हुआ। तो यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना के विकास में नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। कहता है नेपोलियन
बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेश को जीतकर राइन राज संघ का निर्माण किया था। जर्मन प्रदेश को जीतकर राइन राज संघ का निर्माण किया था और यहीं से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी थी और यहीं से जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी थी और धीरे धीरे यूरोप के अन्य क्षेत्रों में फैलने लगा था और यहीं से यूरोप के अन्य क्षेत्रों में फैलने लगा था। यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बता दो मेरे यारों। चलिए सर, अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कीजिएगा। देखिए सबसे पहली बात है ना सर कि अक्टूबर की क्रांति क्या है। तो अक्टूबर की क्रांति जो है ना सर वो अक्टूबर महीना में हुआ था। किसके अनुसार? देखो अगर अंग्रेजी कैलेंडर के अब के कैलेंडर के अनुसार देखेगा ना तो ये 7 नवंबर को हुआ था, ठीक है। लेकिन ये पुराने कैलेंडर पुराने रूसी कैलेंडर के अगर अनुसार देखेगा तो ये अक्टूबर महीना में हुआ था, ठीक है। आ जाना, कहता है यह क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को रूस में हुआ था। अक्टूबर की क्रांति जो है वो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को रूस में हुआ था। मैंने क्या बोला सर कि अक्टूबर की क्रांति क्या है, तो यह क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को रूस में हुआ था। इस क्रांति को बोल्शेविकों ने इस क्रांति को बोल्शेविकों ने किया था। किसने किया था? बोल्शेविकों ने किया था। इस क्रांति को किसने किया था? बोल्शेविकों ने किया था। यह क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को रूस में हुआ था। इस क्रांति को बोल्शेविकों ने किया था। उस दिन बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राम के रेलवे स्टेशन, बोल्शेविकों ना एक संस्था की तरह था, ठीक है। तो बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राम के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर तथा सभी सरकारी भवनों पर अपना अधिकार जमा लिया था। देखो एक्चुअली में हुआ क्या था ना, एक प्रकार से ये क्रांति बहुत ही बड़ा विशाल क्रांति था सर। इस क्रांति में सभी सरकारी कार्यों को अपने तरफ अधिकार जमा लिया था। क्यों? क्योंकि सभी सरकारी कार्यों पे अधिकार जमा लिया था लड़ झगड़ के, ठीक है। तो यही बोला गया है सर कि यह क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को रूस में हुआ था। इस क्रांति को बोल्शेविकों ने किया था। किसने किया था? तो बोल्शेविकों ने किया था। अच्छा, अगर ये पूछ देगा कि रूसी क्रांति कब हुआ था, तो 7 नवंबर 1917 में हुआ था। अगर पूछेगा पुराने कैलेंडर के अनुसार, रूस के पुराने कैलेंडर के अनुसार ये 25 अक्टूबर 1917 को हुआ था, ठीक है। 25 अक्टूबर 1917 को हुआ था, इसलिए हम लोग इसको रूसी अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं। ना अगर अभी के कैलेंडर देखा जाए सर तो वो 7 नवंबर है, इसलिए हम लोग अभी का कैलेंडर पढ़ेंगे ना कि पीछे वाला कैलेंडर पढ़ेंगे। कहता है यह क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। इस क्रांति को बोल्शेविकों ने किया था। किसने किया था? बोल्शेविकों ने किया था। उस दिन बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राम के रेलवे स्टेशन, कहाँ के रेलवे स्टेशन? पेट्रोग्राम के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर तथा सभी सरकारी भवनों पर अपना अधिकार जमा लिया था। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अपना अधिकार जमा लिया था। अब कहता है यह क्रांति अक्टूबर के महीना में हुआ था, इसलिए इसे अक्टूबर की क्रांति से जानते हैं। ये पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को हुआ था। ये 7 नवंबर जो है ना वो नया कैलेंडर के अनुसार है, लेकिन पुराने कैलेंडर के अनुसार देखा जाए तो ये 25 अक्टूबर 1917 को हुआ था, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या चीज़ के नाम से जानते हैं? तो अक्टूबर की क्रांति के नाम से जानते हैं। एक बार मेरे साथ आइएगा सर और फिर से हम लोग शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से एक बार देखते हैं और फिर से इसको हम लोग फोड़ते हैं। मैंने क्या बोला है सर कि अक्टूबर की क्रांति क्या है? तो कहता है सर यह क्रांति 7 नवंबर 1917 ईस्वी को रूस में हुआ था। यह जो क्रांति है, अक्टूबर की जो क्रांति है वो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को रूस में हुआ था। कहता है इस क्रांति को बोल्शेविकों ने किया था। किसने किया था? बोल्शेविकों ने किया था। उस दिन बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राम के रेलवे स्टेशन, देखता है
पेट्रोग्राम के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर तथा सभी सरकारी भवनों पर अपना अधिकार जमा लिया था। सभी सरकारी भवनों पर अपना अधिकार जमा लिया था। कहता यह क्रांति अक्टूबर के महीने में हुआ था। यह क्रांति कब हुआ था? अक्टूबर के महीने में हुआ था। इसलिए इसे अक्टूबर की क्रांति से जानते हैं। पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार ये 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुआ था। अभी देख रहा था कुछ दिन पहले अग्निवीर का बड़ा कस के धांधली हुआ था, रेलवे वाला बड़ा कस के धांधली हुआ, सब रेलवे को जला दिया, जला दो, भस्म कर दो, सब कुछ नहीं है। स्टूडेंट के सामने कुछ नहीं है सर, क्योंकि हमारा देश जो है वो जवानों और किसानों का देश है। क्योंकि हम लोग का नारा है जय जवान जय किसान। मतलब इस देश में अगर जवान लोग अगर खुश रहेगा और देश का किसान अगर खुश रहेगा तभी देश का तरक्की होगा, वरना तरक्की नहीं होगा सर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं सर कि आज तक का क्लास इतना ही रहेगा सर, माफ़ करना। कहेगा सर जी क्यों? क्योंकि देखो सर आज संडे है और हो सकता है सर तो कहीं बस हम निकलने वाले थे, बट आपको क्लास लिए टाइम निकाल करके बस आपसे प्यार है सर, इसलिए मैं आपके लिए मेहनत करता हूं। थोड़ा सा संडे है, माफ़ करना। बाकी अगले क्लास में और नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपसे ज़्यादा हमको टेंशन है सर, ठीक है। आ जाना सर, थैंक यू, लव यू। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। कैसा लगा क्लास सर एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। मिलते हैं सर, थैंक यू, लव यू। जो भी लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके सभी दोस्तों को भी शेयर कर देना और सारे क्लासेस को करते रहिए, धुआं धुआं, तभी रिजल्ट ज्वालामुखी की तरह फटेगा सर।